My dear student, I am starting this literary portion of the paper code 817 HI. These questions are literary questions which I am describing one by one. You carefully see what is the answer of these questions. क्वेश्चन 25 का है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। कह रहा है कि इस नीचे के प्रश्न का उत्तर 30 या 40 शब्दों में देना है। हुम, पहला क्वेश्चन है ए, हुम डिड लेंचो कॉल ए बंच ऑफ क्रूक एंड व्हाई। अब ये ए लेटर टू गॉड से ये क्वेश्चन लिया गया है कि हुम डिड लेंचो कॉल, किसको लेंचो ने पुकारा, ए बंच ऑफ क्रुक। बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स होता है धूर्तों का या जालसाजों का समूह। और क्यों कहा, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि लेंचो कॉल्ड दी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रुक। लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज कर्मचारियों को ये बंच ऑफ क्रुक्स कहा बिकॉज ही डिमांडेड 100 पेसेस, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी थी तो उसने 100 पेसेस की मांग की थी। लेंचो ने 100 पेसेस की मांग की थी इन ऑर्डर टू शो हिज फील्ड, ताकि वह अपनी फसल को बो सके, एंड सर्वाइव अंटिल द न्यू क्रॉप्स कम, और अगली फसल वो होने तक वह अपने को सर्वाइव कर सके, मतलब जी सके। इसलिए वह 100 पेसेस की मांग की थी भगवान से। तो फिर कह रहा है आगे, लेंचो गाट ओनली 70 पेसेस ऑन द प्लेस ऑफ 100 वंस। जैसा कि 100 पेसेस के जगह पर ये वंस, ये पेसेस की जगह पर हमने लिखा है, जैसा कि 100 पेसेस के जगह पर लेंचो ने मात्र 70 पेसेस ही पाया। लेंचो फार्म बिलीव्ड, लेंचो बहुत दृढ़ विश्वास करता था कि दैट एक्स्ट्रा पेसेस हैड बीन स्टोलन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, कि बाकी जो पैसा है मतलब 30 पेसेस वह ऑफिस पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज लोग चुरा लिए हैं। डैट वाज रॉन्ग, जो उसकी सोच गलत थी, और वो खुद ही ईमानदारी करके और उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए उसने पोस्ट ऑफिस में अपने सारे कर्मचारियों को इकट्ठा करके और उसको पैसे भेजे, ताकि उसका विश्वास अस्थायी रूप से भगवान में बना रहे। ये प्रश्न 25 का ए कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अब आर, चाहे वो प्रश्न 25 में ए करें या आर वाला करें, तो क्वेश्चन 25 का आर अब हम करने जा रहे हैं। वाई डिड एन फ्रैंक मेंटेन ए डायरी। एन फ्रैंक जो लड़की थी, वह बहुत कम उम्र की लड़की थी, वह डायरी क्यों मेंटेन की। हालांकि उसके घर में 30 फ्रेंड्स थे, फिर भी वह डायरी मेंटेन की। उसका कारण यहाँ बता रहा है आंसर, एन वांटेड टू maintain a diary because she did not have a real friends। इन फ्रैंक वह डायरी इसलिए मेंटेन करना चाहती थी क्योंकि उसके पास वास्तविक कोई मित्र नहीं था। She thought that paper had more patience than people। उसके मन में ये था, वह बहुत जिज्ञासु लड़की थी, वह सोचती थी कि पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वही मेन पेटियंस मीन्स धीरज रखाता है कि दैन पीपुल, जो आदमी नहीं रख सकता, पेपर में वो शक्ति है। तो सी हैड लविंग पेरेंट्स एंड 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर। 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, वह लविंग, वह प्यारी थी अपने माता पिता की, और 16 ईयर्स ओल्ड सिस्टर, अपने 16 वर्ष की एक बहन थी, उससे उससे ज़्यादा प्रेम मिलता था। एंड अबाउट 30 पीपुल हुम सी कुड कॉल हर फ्रेंड्स, और उसके परिवार में 30 और लोग थे जिनको वह मित्र कहा करती थी। हाउएवर, फिर भी सी डिड नॉट हैव दैट आर ट्रू फ्रेंड्स। इन सब मित्रों के रहने के बाद भी वह वास्तविक मित्र नहीं कह सकती थी। सी डिड नॉट कन्फाइड इन एनी ऑफ हर फ्रेंड्स, वह किसी भी मित्र से पूरी तरह से बंधी नहीं थी। सी न्यू द सिचुएशन वुड नेवर चेंज, वह जानती थी कि जो परिस्थिति है वो कभी बदल नहीं सकता। सो सी डिसाइडेड टू कीप ए डायरी, तब वह अंत में निष्कर्ष निकाली कि हमें एक डायरी लिखना है।
अब क्वेश्चन 25 का बी है। ये प्रश्न कर रहा है व्हाई डिड वाली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड। वाली एक लड़की थी, छोटी सी लड़की जो बस से यात्रा कर रही थी। इसमें कहा जा रहा है कि वह क्यों नहीं कहती थी अपने आप को बच्चा के नाम पर, क्यों नहीं जानना चाहती थी। मतलब उसे यात्रा के दौरान अगर कोई बच्चा कह देता था तो वो बहुत चिढ़ती थी, तो वो नहीं चाहती थी कि हमें कोई बच्चा कह के संबोधित करे। तो उस उत्तर को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि व्हेन वाली लिसनेड दैट समवन कॉल्ड हर ए चाइल्ड, जब कोई भी व्यक्ति उसे कॉल्ड मतलब पुकारता है एक बच्चे के संबोधन से, तो सी रिप्लाइड दैट सेइंग दैट, वह उत्तर देती थी यह कहते हुए कि नो बॉडी देयर हु वाज ए चाइल्ड, यहाँ कोई नहीं है कि जो हु वाज ए चाइल्ड कि जो बच्चा हो। सी सेड दैट सी हैड पेड हर 30 पेस, वह कहती है कि वह कही कि इसलिए मैं इसके लिए 30 पेस मतलब 30 पैसे चुकता कर दी हूँ। लाइक एवरी वन एल्स, जैसे कि इस बस में जितने लोग यात्रा करते हैं, जैसे वो लोग पैसे चुकता किए हैं उसी तरह से हम भी क्या किए हैं 30 पेस चुकता किए हैं। अगेन दी बस कंडक्टर, और फिर से बस कंडक्टर टोल्ड हर टू टेक योर सीट, उससे कहा बस कंडक्टर ने कि अपनी सीट ले लो, मतलब सीट पर बैठो। एंड सिट डाउन चाइल्ड, और बैठ जाओ बच्ची। सी अगेन सेड, वह फिर से कही कि आई टेल यू, मैं तुमसे कहता हूँ कि कहती हूँ कि आई एम 8 years old, कि मैं 8 वर्ष की बच्ची हूँ। मतलब वो अपने हम बच्ची कह रहे हैं उसको, लेकिन वो अपने को बच्ची नहीं कहलवाना चाहती है। वो कहती है कि मैं इस समय 8 वर्ष की हूँ। अब उसमें आर क्वेश्चन है, इन मंडेलाज ओपिनियन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। मंडेला के राय से सबसे बड़ा धन नेशन मीन्स राष्ट्र का क्या होता है, इसके विषय में है आंसर। इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला की राय में द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इज नॉट मिनरल्स एंड जेम्स, देश का जो खनिज है और देश के जो जवाहरात हैं वो संपत्ति नहीं है, वो वेल्थ नहीं कहे जाएंगे, बट इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन, बल्कि इसके क्या हैं गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन्स, इसके अच्छे और ईमानदार नागरिक ही सबसे बड़े धन कहे जाएंगे। अब प्रश्न 26 का हम आंसर देने जा रहे हैं। प्रश्न 26 कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, इन 60 शब्दों में उत्तर देना है किसी एक का। मतलब इसमें क्वेश्चन 2 रहेंगे, उसमें से आपको किसी एक का ही उत्तर देना है जो लगभग 60 शब्दों में होना चाहिए। अब कह रहा है कि वाई वाज कीसा गौतमी सेड, क्यों कीसा गौतमी कहीं कि व्हाट लेसन डिड सी लर्न इन द एंड, कि किस प्रकार का सबक इस पाठ से लर्न इन द एंड, मतलब अंत में कौन सा सबक सीखी कीसा गौतमी। जब उनका बच्चा मर गया तो कीसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास ले गई अपने बच्चे को जिलाने के लिए, तो कौन सा उससे सबक मिला और अंत में उनको क्या ज्ञान प्राप्त हो गया ताकि वह अंत में विलाप करना छोड़ दें। तो इसमें आंसर है कीसा गौतमी वाज सैड बिकॉज हर ओनली सन हैड डाइड, कीसा गौतमी सैड थी, उदास थी क्योंकि उनका एकलौता बेटा मर चुका था। सी वाज वियरी एंड होपलेस, वह पूरी तरह से चलते चलते थक चुकी थी और निराश हो गई थी। एंड सेट डाउन एट दी रोड साइड, और वह बेचारी बैठ गई थी कहाँ पर, रोड साइड, रोड के किनारे। वाचिंग दी लाइट्स ऑफ द सिटी, और देख रही थी शहर के प्रकाश को, जगह जगह पर प्रकाश जल रहे थे। एज द लाइट्स फ्लिकर्ड अप, जैसे कि शहर में जो प्रकाश जल रहे थे रोड के किनारे वो फ्लिकर्ड अप, वह ऊपर की ओर तेज प्रकाश दे रहे हैं। एंड वे आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और फिर पूरी तरह से एक्सटिंग्विश्ड हो जा रहे हैं, मतलब बुझ जा रहे हैं, बुझ जा रहे हैं। एट लास्ट दी डार्कनेस ऑफ द नाइट रेंड, और अंत में पूरी तरह से नाइट मीन्स रात, रेंड मीन्स अपना साम्राज्य स्थापित कर ली, मतलब चारों तरफ ओवर द सिटी, पूरी तरह से पूरे शहर में रात का पूरा फैलाव हो गया, पूरी तरह से रात में वो शहर डूब गया।
दी कंसिडर्ड द फैट ऑफ मैन, सी कंसिडर्ड, वह सोचती रही कि फैट ऑफ मैन, आदमी के जो भाग्य है, डैट देयर लाइफ्स फ्लिकर्ड अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि आदमी का जीवन फ्लिकर्ड्स अप मीन्स जलता रहता है और फिर वो बुझ भी जाता है। एंड सी थॉट, और वह सोचती है, और एंड सी थॉट डैट एंड सी थॉट दी रियल नॉलेज डैट डेथ इज कॉमन, वह वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर ली कि डेथ जो मृत्यु है वह साधारण है, सबको आता है, टू ऑल मीन्स सभी के लिए है, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। एट लास्ट, अंत में, सी बिकेम नॉर्मल ऑफ रिगरेट, वह अपने विलाप से, अपने दुख से, अपने पुत्र मृत्यु के पीड़ा से, दर्द से वह क्या होती है, सामान्य हो जाती है। लर्निंग ऑफ हर ओनली सन, अपने एकलौते बेटे की याद करके वह सामान्य विचारधारा, सामान्य भाव में आ जाती है। अब चाहे ये क्वेश्चन 26 का ए करिए चाहे बी करिए, अब बी क्वेश्चन का हम उत्तर देने जा रहे हैं। अब प्रश्न है कि हाउ डिड दी बस कंडक्टर रिसीव वाली, बस कंडक्टर क्यों वाली को रिसीव मीन्स उसे बस में बैठाया, क्यों प्राप्त किया, क्यों उसे लिया। तो कह रहा है आंसर, दी कंडक्टर वाज ए जॉली फिलो, कंडक्टर क्या था, जॉली फिलो मीन्स एक हंसमुख व्यक्ति था। हु यूज टू गो अप एंड डाउन टू दी सिटी, वह शहर में आता जाता रहता था, शहर से देहात की ओर और देहात से फिर शहर की ओर, एवरी डे, उसका काम प्रतिदिन का था। वाली वाज सीइंग दी ट्रेवलिंग ऑफ पीपुल, वाली इस प्रकार की यात्रा लोगों को देखती थी। एंड सी बिकेम हैप्पी, और वह बहुत खुश हुई। एट लास्ट, अंत में, सी थॉट फॉर हर ट्रेवलिंग बाय बस टू द सिटी, वह अंत में बस से यात्रा करने के लिए वह शहर की ओर जाने को सोच ली। द जॉली कंडक्टर बिहेव्ड वेरी वेल, वह खुशहाल जो, वह हंसमुख जो कंडक्टर था, बिहेव्ड वेरी वेल, बहुत शानदार व्यवहार किया विथ वाली, वाली के साथ। व्हेन सी इंटर्ड द बस, जब वाली, ये सी वाली के लिए है, सी इंटर्ड द बस, जब बस में प्रवेश की, तो ही पॉइंटेड हर टुवर्ड्स द सीट, वह उसे पॉइंटेड मीन्स हाथ से संकेत करते हुए सीट की ओर कही। एंड गेव हर द बस टिकट, और उसे बस टिकट को दिया। हाँ, अब अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन 27 है और इसमें कह रहा है, ये आपके पोइट्री से संबंधित है, जिसमें एक टाइगर की बात पूछा है। हाउ इज ए टाइगर इन द जू डिफरेंट फ्रॉम ए टाइगर इन द जंगल, कि एक चिड़ियाघर में एक पिंजड़े में बंधा हुआ टाइगर किस प्रकार से भिन्न होता है, जिस प्रकार से खुले वातावरण में जंगल में रहते हुए एक बाघ का, दोनों में किस प्रकार का अंतर है। 40 शब्दों में इसमें कहा है लिखने के लिए, तो हम इसका आंसर दे रहे हैं। इन द जू द टाइगर इज पुट इन ए सीमेंट सेल, चिड़ियाघर में बाघ को क्या किया जाता है कि एक सीमेंट सेल में बंद कर दिया जाता है। सीमेंट सेल, एक छोटी सी सेल मीन्स कोठरी में उसे रख दिया जाता है। बिहाइंड द बार्स मीन्स सलाखों के पीछे, मतलब एक पिंजड़े में उसे रख दिया जाता है। ही कैन नॉट मूव एंड हंट नेचुरल वे इन द केज, उस पिंजड़े में रह करके एक प्राकृतिक रूप में वह न तो शिकार कर सकता है और न ही वह हिल डुल सकता है ठीक से। ही कैन मूव एनीवेयर इन द ग्रीनरी, ही कैन मूव एनीवेयर, वह मुड़ सकता है, वह घूम सकता है, एनीवेयर इन द ग्रीनरी फॉरेस्ट, वह किसी भी जो हरे भरे जंगल हैं उसमें वह चल सकता है। एट नाइट ही कैन नॉट, यहाँ हो जाएगा कैन नॉट मूव एनीवेयर इन द ग्रीनरी फॉरेस्ट, जब वो पिंजड़े में है तो कहीं भी वह हरे भरे जंगल में नहीं जा सकता। एट नाइट ही हियर्स दी वॉइस, और रात जब होती है तो वह आवाज़ सुनता है। एंड पेट्रोलिंग कार्स ऑन दी रोड, जो सड़क पर उस रात को पेट्रोलिंग करते हुए, गश्त लगाते हुए जो कार हैं उनके प्रकाश को भी वो देखता है, उसकी आंखें
टिमटिमाती हैं, इस प्रकार से वो अपना समय व्यतीत करता है उस बार में, उस सेल में रह करके, उस पिंजड़े में रह करके वह पूरी तरह से इस जंगल में रहने वाले बाघ से भिन्न हो जाता है। आगे कह रहा है अगर इसको नहीं करना है तो प्रश्न आर करना है, और प्रश्न आर में है कि आर राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रेजेंटेड इन योर सिलेबस। अपने सिलेबस मीन्स अपने पाठ्यक्रम के अनुसार, अपने जो निर्धारित सिलेबस है उसके अनुसार आप 4 लाइन की कविता लिखिए। इसमें वार्निंग दिया है, डू नॉट राइट द लाइन्स गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर। अपने प्रश्न वाले जो पेपर है जिसमें क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन पेपर से कोई भी लाइन नहीं लेना है, मतलब दूसरी लाइन लेना है, मतलब दूसरी पोएम को लिख देना है और उस पोएम के 4 लाइन को लिख देना है। तो हम यहाँ फायर एंड आइस का 4 लाइन का पोएम लिख करके मैं दिखा रहा हूँ। इस लिखने का कारण ये है कि कहाँ कैपिटल कहाँ स्मॉल रहेगा, इस प्रकार से आप परीक्षा में इस पोएम को लिखिएगा अगर आएगा तो। अब इसमें आंसर है 4 लाइन्स पोएम फ्रॉम फायर एंड आइस। 4 लाइन की कविता है, फायर एंड आइस से लिखना है। अब इसमें कह रहा है सम से दी वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग से समाप्त होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि यह आइस मीन्स बर्फ से समाप्त होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, हम किस प्रकार का टेस्टेड मीन्स उसका स्वाद लिए हैं, उसकी जानकारी रखे हैं, वो अपनी इच्छा को बता रहा है। आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, आई होल्ड विथ दोज, मैं अधिकतर उन लोगों के साथ हूँ कि जो आग के फेवर मीन्स पक्ष में हैं। तो यहाँ मेरे लिखने का मतलब ये रहा कि पेपर में आने वाले लाइंस, जो पोएम की लाइंस है, उसके अतिरिक्त आप कोई भी पोएम लिख सकते हैं जो आपके सिलेबस पे निर्धारित है। लेकिन लिखने का कारण ये है कि कहाँ कैपिटल रहेगा, कहाँ स्मॉल रहेगा। तो पोएम की हर लाइन का पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, दूसरी चीज़ आई कहीं भी रहेगा कैपिटल रहेगा। अगर बीच में कहीं फुल स्टॉप आता है वहाँ से भी कैपिटल रहेगा, और जहाँ कॉमा, जहाँ फुल स्टॉप की ज़रूरत है वहाँ रहेगा। जैसे यहाँ फुल स्टॉप की ज़रूरत है, यहाँ फुल स्टॉप रहा। इस प्रकार से हम पोएम को बता दिए। अब आगे हम चल रहे हैं कि प्रश्न संख्या 28 मीन्स 28 का, यह 28 है सेंट्रल आइडिया। इसका हम एक्सप्लेन करके और समाप्त करेंगे। फिर देखिए इसका एक्सप्लेन कैसे करते हैं। क्वेश्चन 28 है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। नीचे के सेंट्रल आइडिया जो पोएम्स के नाम दिए हुए हैं उसकी सेंट्रल आइडिया लिखना है इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, 40 से 50 शब्दों में। तो हमने पिछले जो और भी सेंट्रल आइडियाज हैं लिखे हैं, और उसमें ए टाइगर इन द जू का नहीं लिखे हैं, जो यहाँ पर क्लियर कर दिए। ए टाइगर इन द जू, इसकी सेंट्रल आइडिया ऐसे ही हेडिंग दे करके लिखिएगा, ए टाइगर इन द जू द पोएट लेस्ली नॉरिस। आप इस तरह से ज़रूर लिखिएगा, इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उस एग्जामिनर पर। ए टाइगर इन द जू द पोएट लेस्ली नॉरिस डिस्क्राइब्स, लेस्ली नॉरिस वर्णन करता है कि द कंट्राडिक्शन, विरोधाभास इन दिस पोएम द पोएट कंट्रास्ट ए टाइगर, द पोएट कंट्रास्ट ए टाइगर। ये कंट्रास्ट, ये तुलना करता है किस प्रकार से विरोध है, किस प्रकार से विपरीत भाव है इन द जू विथ द टाइगर, कि जो चिड़ियाघर में एक बाघ है उससे इन द रियल नेचुरल हैबिटल, कि वास्तविक रूप में जो प्राकृतिक जगहों पर जो बाघ रहते हैं उनसे जो चिड़ियाघर में एक पिंजड़े में बंधा हुआ बाघ है, वह दोनों में, इन दोनों में कैसी अंतर है। द पोएट शिफ्ट्स द सीन फ्रॉम द जंगल, वह कवि बताता है कि किस प्रकार से जंगल में अगर इस दृश्य को देखा जाए, टू सी द जू, टू द जू, इस चिड़ियाघर में। द पोएट वांट्स टू शो द डिफरेंट बिटवीन द टू इन्वायरमेंट्स। जैसा कि हमने पहले बताया भी
इसमें कवि यही दिखाना चाहता है कि किस प्रकार से दो अलग अलग वातावरण में रहने वाले में किस प्रकार की भिन्नता हो जाती है। जैसे कि जंगल में रहने वाले बाघ का कुछ और स्वरूप और कुछ और रहेगा, और पिंजड़े में बंधे हुए बाघ का कुछ और भी अंतर रहेगा। इस प्रकार से भावी परीक्षा के लिए आप सभी को शुभकामना। फिर बाकी और क्वेश्चन को हम अगली बार डिस्क्राइब करेंगे। आपको शुभकामना हो परीक्षा के दृष्टिकोण से।